हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। और आप सभी अब तक एग्जाम देकर निकल रहे होंगे। आई होप कि आज का पेपर देखकर आपको थोड़ी सी राहत मिली होगी कि पिछले 2 साल सीजीपीएससी के जो पेपर आए और पिछले 3 सालों से उससे आज पैटर्न और ट्रेंड बहुत ज़्यादा बदला हुआ था। बहुत ज़्यादा बदला हुआ था इन सेंस कि पेपर जितने टफ हो रहे थे उससे थोड़ा सा पेपर क्या हुआ, नॉमिनल रहा। थोड़ा सा नहीं, काफ़ी नॉमिनल रहा। बट स्टिल मैं ये नहीं बोलूँगा कि पेपर बहुत ईजियर साइड में था। बहुत ज़्यादा तो ईजी नहीं, ईजी टू मॉडरेट था, पर बहुत ज़्यादा ईजी नहीं था, क्योंकि देयर आर सम ट्रिकी क्वेश्चन। अराउंड 20 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पर आप कन्फ्यूज हो पाते या हो जाते। ठीक है, कुछ ऑप्शंस में भी ऐसी चीज़ें फंसाई गई थी, बट स्टिल इन टोटल अगर देखा जाए तो वापस ये पेपर कुछ वैसा ही था जो सीजीपीएससी कुछ साल पहले ले रहा था। ठीक है, तो अल्टीमेटली शायद तक आप लोगों को इस चीज़ की राहत मिली होगी कि चलो पेपर तो अच्छा हुआ, बट पेपर जैसे ही अच्छा होता है तो कट ऑफ जो होता है वो थोड़ा सा किस तरीके से मैच करेगा या किस तरीके से मूव करेगा वो अभी आप बोल नहीं सकते। ठीक है, तो अंतिम रुझान जब तक ना आ जाए आप अपने नंबर्स को अपने पास रखें, चीज़ों को अच्छे से रखें, बट ये कट ऑफ की बारों में अभी ज़्यादा फंसे ना। ठीक है, वो सब हम लोग बात करेंगे, सेटल करेंगे आप सभी से जानकर कि आप लोगों का कैसा परफॉर्मेंस हुआ, कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसके बाद बात करेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको आज जो पेपर हुआ है उसके मॉडल आंसर्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं। यहाँ जो भी आंसर्स दिया जा रहा है इसमें संभावित है कि त्रुटि हो सकती है, बट मैंने कोशिश किया है कि त्रुटि ना हो। प्रॉपर चीज़ों को वहाँ पर फिक्स किया गया है, चीज़ें वेल इस्टेब्लिश्ड की गई है मेरे तरफ से, बट स्टिल अगर 1-8% भी त्रुटि होती है तो मैं उसको वापस देने के लिए तैयार हूँगा, आप जब भी उसके लिए अगर मुझे सॉल्यूशन देंगे। बाकी यहाँ जो मैंने सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं इसके साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी डालूंगा। एक्सप्लेनेशन डालूंगा मतलब आपको एक एक्सप्लेनेशन नोट डाला जाएगा, ताकि अगर आपको कहीं पर भी इशू आता है कि सर इसके लिए हमको क्या करना है, दावा पत्ती लगाना है, तो वो पर्टिकुलर पेज नंबर के साथ आपको मिल जाएगा। और वो ये पीडीएफ का जो सॉल्यूशन होगा वो डायरेक्टली हमारे बिलासपुर आईएएस एकेडमी .com जो हमारा वेब पेज है वहां पर इसको अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो अभी इस वाले वीडियो में सबसे पहले मैं क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 50 जो इंडियन जीएस और करंट का जो इंडिया वाला पोर्शन था उसके हिसाब से लूंगा। ठीक है ना, तो यहां पर आप क्वेश्चंस पे फोकस करें, ये नहीं कि आपका कोई भी सेट हो, क्वेश्चन तो वही होंगे, है ना। तो क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है। पहले इंडियन वाले पोर्शन को देखता है और उसके बाद फिर हम लोग एक और वीडियो करके उसमें छत्तीसगढ़ का पोर्शन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले इंडियन पोर्शन के एकदम रेलेवेंट आंसर्स को आपको यहाँ पर देखना है, मार्क करना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है कि आपसे ये जो गलती हुई है ये आपका सही है। तो प्लीज मेक श्योर आप इसको अच्छे से देखें और अच्छे से समझें। ओके, तो स्टार्ट करता हूं मैं आपका। सबसे पहले यहां पर हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। आज जो पेपर आया आप लोगों का उसकी ओर मूव करते हैं। तो ये है आपका आज का पेपर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये जो भी सेट था, तो सेट को आप लोग अपने हिसाब से देख लेंगे आपका कौन सा था, बट उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर आंसर लेकर चल रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा? बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। मैं ये भी बताते चलूंगा कि कौन सा इजी क्वेश्चन था, कौन सा टफ क्वेश्चन था और कौन सा मॉडरेट क्वेश्चन था, जिससे कहीं ना कहीं आपको चीजें थोड़ी सी नजर आए। तो ये एक ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं है तो भी ये थोड़ा सा एक बेसिक क्वेश्चन था जो चल पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसका आंसर होगा ए, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, Na2CO3 ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Who among the following said India is for Indians? निम्नलिखित में किसने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है? ठीक है, भारत किसके लिए है? भारतीयों के लिए है। यह शब्द कहने वाले व्यक्ति थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका आंसर होगा सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द राइट ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, इसके पहले वाला क्वेश्चन मॉडरेट था, उसको मैं बहुत इजी क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, जो उसको पढ़ा है उसके लिए तो आसान है, बट फिर भी एकदम रेगुलर अगर देखेंगे तो ये रेगुलर बुक्स में कभी कभी छुपी सी रहती है, तो वो एक मॉडरेट क्वेश्चन था। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ लेवल का था, ये बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये मॉडरेट टू टफ है और यहाँ पर एग्जामिनर ने काफी अच्छी चीजों को आपसे पूछा है। ठीक है, ये आपका मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे समझते हैं। क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित कथन पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनना था। यहाँ पर क्या करना था? राइट ऑप्शन को चुनना था।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट ऑप्शंस। तो ये चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि राइट चुनना है कि यहाँ पर रॉन्ग चुनना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोलता है प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग कम होती है। फ्यूल ऑक्टेन फ्रॉम प्लास्टिक हैज अ लो ऑक्टेन रेटिंग। नहीं, जो आपका प्लास्टिक फ्यूल होता है उसकी ऑक्टेन रेटिंग लगभग 88.9 के आसपास होती है और वो एक आपका हाई ऑक्टेन रेटिंग का फ्यूल होता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बोलता है लोअर द ऑक्टेन नंबर मोर इज द एबिलिटी ऑफ फ्यूल टू विथस्टैंड कंप्रेशन विदाउट डेटोनेटिंग। ऑक्टेन संख्या जितनी कम होगी विस्फोट के बिना स्पीडन झेलने की ईंधन की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट अगर देखेंगे तो ये क्या है, एक सही स्टेटमेंट है और इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी ओनली 2। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि इसका एक सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन में आएगा। ठीक है ना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो बनना ही चाहिए एग्जाम में। ये छोड़ के या इसको अगर एग्जाम में गलत करके आए तो फिर कहीं ना कहीं आपने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है। ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़े जाते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्त विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, बजट के नाम से भी जानते हैं, वो किस आर्टिकल में दिया गया है? आंसर इसका होगा अनुच्छेद 112। ठीक है ना, बजट नाम से नहीं, इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से संविधान पे अंकित किया जाता है। ओके, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज एन एग्जांपल ऑफ वेसर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? ठीक है ना, तो बेसर शैली का उदाहरण इनमें से कौन सा मंदिर है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो होयसालेश्वर मंदिर दिया गया है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि होयसालेश्वर मंदिर जो है अगर देखा जाए उसको तो उसमें द्रविड़ मूर्ति कला भी देखने को मिलती है और इसके साथ साथ क्या मिलती है आपको, अगर देखेंगे तो वेसर भी मिलती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो इसमें आपका वेसर भी है और यहाँ पर द्रविड़ भी है और इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, होयसालेश्वर मंदिर। ठीक है, ये क्वेश्चन एक तो होयसालेश्वर इस बार आपके डायरेक्टली करंट अफेयर में भी था और डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी की किताबों से बनाई गई है। मैं आपको पेज नंबर के साथ एनसीईआरटी बुक मार्क करके दूंगा, आप वहां देखोगे कि ये स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसका आंसर होगा ए, होयसालेश्वर टेम्पल। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली बेसिक स्कूल के एनसीईआरटी से उठा के डाला गया है। ठीक है ना, यहाँ पर बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे। तो अल्टीमेटली आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, बहुत अच्छे से करनी है। क्लास 8, 9, 10, 11, 12 चारों एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो उसको भी देखेंगे। तो ये क्वेश्चन, ये भी एक आसान क्वेश्चन था, ये आपको पता होना चाहिए था, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएससी ने इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा बताया कि अब वो बहुत ही आसान तरीके से प्रश्न को पूछ रहा है। बहुत बात हुई कि यूपीएससी के तर्ज पे और बहुत सारी चीज़ें, तो वो शायद अगले साल से रिफॉर्म होगा। इस साल तो अभी फिलहाल उतना बड़ा रिफॉर्म नहीं, और पेपर जो रेगुलर है, कुछ छोटी मोटी त्रुटियां जो हमेशा होती है वो भी देखने को मिली। अब देखते हैं उसके ऊपर पीएससी का क्या निर्णय लेता है। ओके, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। संघ और उसके आधिकारिक क्षेत्र से संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, यहाँ पहला स्टेटमेंट है भारत 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों से बना हुआ है। ठीक है ना, इंडिया कंप्राइजेस ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। तो ये अभी प्रेजेंटली अगर देखेंगे तो ये चीजें हैं, आप सभी को पता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है इंडिया अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, भारत जो क्या है, राज्यों का संघ है, इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विथ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। भारत राज्य का एक संघ है जो एक संपूर्ण संप्रभुत्व समाजवाद पंथ निरपेक्ष संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है, इसलिए इसका आंसर होगा सी, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, ये प्रेजेंट टाइम के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। आपको इसमें से 2 चीजें थी, अगर आपको नाम नहीं भी पता था और अगर आप एयर इंडिया की प्रॉपर फ्लाइट का लोगो भी जानते तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पर एक बेसिक टू, इसको बता सकते हैं इजी टू मॉडरेट, जिन्होंने पढ़ा है वो तो एकदम आसानी से कर जाते, नहीं तो कहीं ना कहीं इस पर दिक्कत जाता। फिर भी देखते हैं एयर इंडिया के माइक्रोसॉफ्ट की ये जो ओपन आई सेवा, ओपन एआई जनरेटिव एआई वर्चुअल टूल सेवा शक्ति प्राप्त जनरेटिव एआई अभिस एजेंट का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ एयर इंडिया जनरेटिव एआई वर्चुअल एजेंट? ठीक है, तो इसका नाम क्या है? महाराजा। आंसर क्या होगा इसका? ए, महाराजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, साइंस बैकग्राउंड हो ना हो पर ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, स्कारवी एक बीमारी है जो किसकी कमी से होती है? इट इज अ डिजीज विच वाज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, विटामिन सी। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन हिस्ट्री का एक पेटेंटेड क्वेश्चन जो हमेशा रिफॉर्म के ऊपर पूछाता है, क्रोनोलॉजी के ऊपर आता है। तो क्वेश्चन था मॉडर्न हिस्ट्री पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारत इतिहास की घटनाक्रम का सही कालानुक्रम क्रम में अंकित करता है? विच अमंग द फॉलोइंग इंडिकेट्स द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? क्या निकालना में? करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ 4 इवेंट्स को दिए गए हैं जिसमें से आपका है मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म, उसके बाद दिया गया है गांधी इरविन पैक्ट के बाद है हमारा अगस्त ऑफर और एक है जलियांवाला बाग। अगर हम नॉर्मल भी देखेंगे तो 1920, ठीक है ना। अगर हम 1920 1919 के हिसाब से बात करें 1919 1920 ये पूरा इवेंट चल रहा था। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं अगस्त ऑफर तो ये आया आपका 1940 में, मॉर्ली मिंटो आया 1909 पे, ठीक है, और गांधी इरविन पैक्ट एक्सेप्ट बात तो 1929 से स्टार्ट की, लेकिन जो पैक्ट फाइनली हुआ वो 31 पे हुआ। तो आंसर इसके हिसाब से हम अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म, उसके बाद आएगा जलियांवाला बाग, उसके बाद आएगा गांधी इरविन पैक्ट और अंत में आएगा अगस्त ऑफर। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन है जो डायरेक्टली ज्योग्राफी भी बोल सकते हैं और उसको आप एनवायरमेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन सा लग रहा है मुझे, बट ये ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से बना हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा गया था थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम ग्राउंड टू टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ, ठीक है ना, जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा की एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को डैश रूप में मापा जाता है। तो आप सभी को पता है कि ओजोन को नापने की यूनिट क्या है? डॉप्सन यूनिट है और इसका आंसर क्या होगा? सी, डॉप्सन इकाई। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, बेसिक था, इसके भी बनाना चाहिए था। 2023 का नोबेल प्राइज फिजिक्स, ठीक है, भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। 2023 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इज अवॉर्डेड फॉर, ठीक है, तो ये किस चीज के लिए दिया गया था? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है यौगिक विधियों जो पदार्थ के इलेक्ट्रॉन गतिशील के अध्ययन के लिए प्रकाश की ऑटो सेकेंड कंपन उत्पन्न करती है। एक्सपेरिमेंट मेथड दैट जनरेट ऑटो सेकेंड पल्स ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर। अब देखिए, अब यहीं पर आपका करंट अफेयर की स्टडीज कितने लेवल की होनी चाहिए वो समझ आना चाहिए। आपको जनरल करंट अफेयर में केवल इतना ही देख लेते हो कि इस साल का नोबेल पुरस्कार इस व्यक्ति को मिला, पर क्यों मिला, क्या एक्सपेरिमेंट था, क्या आपने उसको प्रॉपर पढ़ा? ऐसी गलतियां आप प्रिपरेशन के समय में करते हैं। तो मैं यही बोलूँगा, जो भी करंट अफेयर पढ़ते हो उस करंट अफेयर को पूरा होलिस्टिक पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जब आंखों के सामने से गुजरा होगा तो बुरा लगा होगा कि फिजिक्स नोबेल किसको मिला ये तो पता है, पर ये एक्सपेरिमेंट शायद हमें नहीं पता है, और जिनको पता था वेल एंड गुड, आपने बहुत अच्छा किया। आंसर इसका क्या होगा? ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन, रॉलेट सत्याग्रह के ऊपर ये क्वेश्चन आया है। देखते हैं इस क्वेश्चन पे क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। सबसे पहले हमें ये देखना है चूज द राइट ऑप्शन, तो सही ऑप्शंस को यहाँ निकालना है जो सही कथन है। पहला स्टेटमेंट बोलता है रॉलेट सत्याग्रह टर्न आउट टू बी द फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्दो इट वाज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू द सिटीज। ठीक है ना, मुख्य रूप से ये शहर और बड़े नगर जो थे, टाउन्स, वहां तक रेस्ट्रिक्टेड था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट उस हिसाब से क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि गांव तक इसको परकुलेट नहीं किया गया था। दूसरा बोलता है द रॉलेट एक्ट कवर्ड फंडामेंटल राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथन पुलिस पावर। रॉलेट एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों को अंकुश लगाया था और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया था। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला भी स्टेटमेंट सही है। आंसर इसका होगा ए, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 13वां के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जामिनर इसका आंसर अपने हिसाब से ले सकता है। वैसे तो इसका आंसर जो मैंने लिया है वो किताबों के हिसाब से डायरेक्टली मैं बता रहा हूं, पर इसको एग्जामिनर चाहे तो इसका आंसर वो ए भी ले सकता है, चाहे तो, ठीक है, बट ऐसा उसको चाहत नहीं होनी चाहिए, उसको आंसर डी ही लेना चाहिए। तो मैं डी के साथ जाऊंगा, पर एग्जामिनर ए इसलिए ले सकता है, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो जो आपके अटॉर्नी जनरल होते हैं, ठीक है ना, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं
उनके अंदर काम करते हैं कौन? सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। तो वो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर काम कर रहा होता है। तो अगर उस रिस्पेक्ट में पूछेगा तभी वो हो सकता है, लेकिन अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट के वाइज चाहे तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा? अटॉर्नी जनरल इंडिया के, ठीक है। तो पूछ रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसके प्राथमिक अधिवक्ता कौन होता है? तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो होते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है। बट वो एग्जाम में इसको ले सकता है, ये एग्जामिनर के माइंड के ऊपर है। बट स्टिल अगर आप लक्ष्मीकांत की किताब की बात करेंगे जो आपकी पॉलिटी की बुक है, ठीक है, तो उसमें आप ये पाएंगे कि वो सॉलिसिटर जनरल के ऊपर बिल्कुल साइलेंट है और वो पूरा फेवर कर रहा है किसको? अटॉर्नी जनरल को। तो अगर आपको दावा पत्ती लगाना होगा तो लक्ष्मीकांत आपको यहाँ पर हेल्प करेगा और इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, नॉन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, एक्सपोसेट इस साल का काफ़ी प्रसिद्ध था, ये बहुत न्यूज़ में भी रहा, ठीक है ना। और 1 जनवरी अगर देखेंगे तो इस साल का पहला एक्सपेरिमेंट भी था ये, ठीक है, स्पेस लॉन्च। और इसरो से मैंने कहा था आपको पहले भी कि 2 क्वेश्चन इसरो से आप तैयार रखिएगा, आ जाएगा, और 2 क्वेश्चन इसरो से आया भी, पर वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, तो आना ही था ना, करंट अफेयर का क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। ओके, इसरो द्वारा हाल ही में शुरू किए गए एक्सपोसेट के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिसेंटली लॉन्च एक्सपोसेट एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट बाय इसरो। इसरो के द्वारा ये क्या किया गया? इस सैटेलाइट को भेजा गया, इसके बारे में ये कथन दिया हुआ था। पहला कथन बोलता है, यह चरम स्थिति पर चमकदार खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतियों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित पोलैरिमीटर मिशन है, ठीक है ना। इट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड पोलैरिमीटर मिशन टू स्टडी द वेरियस डायनेमिक्स ऑफ ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज इन एक्सट्रीम कंडीशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली कक्ष में 2 वैज्ञानिक पेलोड ले जाएगा। द स्पेसक्राफ्ट विल कैरी द 2 साइंटिफिक पेलोड इन द लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। डायरेक्ट ये स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा इसरो की वेबसाइट पे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल इसके लिए चिंता नहीं लेना है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? सी, बोथ 1 and 2, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, दोनों ही सही है, ये दोनों ही सही है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे बनना ही था से कि ये क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में गलत नहीं हो सकता, आपको कुछ भी करना था पर इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना था। ये उनमें से इतना आसान क्वेश्चन था। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय। ये बहुत आसान सा प्रश्न था, ये इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक था, ये आप सभी से बनना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the period of 12th 5-year plan? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, बनना चाहिए सभी को। 2012 से लेकर 2017 जो था वो क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। आंसर होगा इसका सी। और यहाँ पर हर क्वेश्चन में नॉन ऑफ द अबव देने से कहीं ना कहीं यहाँ फंस सकते थे। पीएससी ने यहाँ पर एक अच्छा खेल खेला है कि नॉन ऑफ द अबव दिया है, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो सीधा वो आंसर को ले लिया जाएगा। बट ठीक है, जो ऑप्शंस है हमारे पास हम उससे बात करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन अगेन करंट अफेयर, विच इंडियन सिटी हैज बीन एडेड टू द यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क इन म्यूजिक कैटेगरी, ठीक है ना, किस शहर को म्यूजिक कैटेगरी में यूनेस्को की लिस्ट में जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ग्वालियर, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, इसका आंसर होगा आपका सी, ग्वालियर। और ग्वालियर से कौन थे? तानसेन थे, इसलिए भी इसको इस तरीके से ध्यान रखा जा सकता था। आंसर होगा इसका सी, ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन, ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस, देखो हर साल मैंने आपको कि उस कांग्रेस के किसी ना किसी सेशन से क्वेश्चन आता है, और इस बार तो फर्स्ट सेशन से ही क्वेश्चन पूछ लिया, और पहले सेशन से इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा कि अब इस क्वेश्चन को पूछना नहीं पूछना एक बराबर सा ही है, बट स्टिल अब पूछा है तो हम देखते हैं। तो बोल रहा है कि कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन ईयर 1885, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज व्योमकेश चंद्र बनर्जी। तो पहले प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी। ये दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही है। आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। इसका आंसर होगा सी, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। हु वाज अवॉर्डेड 2023 सेवरेजाइज रिस्क बैंक प्राइज, नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। इकोनॉमिक साइंस के लिए इस वर्ष नोबल किसे मिला 2023 का? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? क्लॉडिया गोल्डिन।
ठीक है, क्या होगा, क्लॉडिया गोल्डिन, आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 21, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, माजुली द्वीप के ऊपर। माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबादी नदी द्वीप है जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किस नदी पे है? पहली बात तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है, असम पे। तो बहुत आसान क्वेश्चन, अगेन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बहुत आसान थे ये वाले, कुछ एक आध क्वेश्चन ही हार्ड है, नहीं तो बाकी ज्योग्राफी बहुत ही बेसिक आया था। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नास्तिक विचारधारा है? इनमें से कौन सी नास्तिक विचारधारा है? सांख्य, योग, न्याय या बौद्ध? ठीक है, अगेन जिस तरह से क्वेश्चन का लेवल हो सकता था उससे बहुत नीचे रखा गया, आंसर इसका होगा डी, बौद्ध दर्शन। ठीक है, तो बौद्ध दर्शन जो है वो क्या है आपका, एक नास्तिक विचारधाराओं पे केंद्रित है। ठीक है, ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, इकोनॉमी का क्वेश्चन था बट बेसिक था ये भी। अगेन क्वेश्चन ही बोलता है व्यक्तिगत प्रयोजक आय पीडीआई एक डैश है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज। ठीक है ना, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब हमारे पास कितना पैसा बच रहा है अंत में जिसको हम अपने आप के लिए खर्च करेंगे पूरे में से। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचेगा? पर्सनल इनकम, जितना हमारा इनकम आ रहा है टोटल, पहले तो वो देख लो। ठीक है ना, तो पर्सनल इनकम, अब हमारे पास जितना पैसा आया वो तो पूरा हमारे काम का नहीं होता, उसमें से कुछ पैसा हमको क्या करना है, सरकार को देना पड़ता है। तो क्या क्या देते हैं हम लोग? पर्सनल टैक्स पेमेंट। ठीक है ना, जो भी टैक्स लिया है वो टैक्स हम जमा करेंगे, जो टैक्स हमको जमा करना है तो टैक्स तो हम जमा करेंगे। और उसके साथ साथ क्या होता है, नॉन टैक्स पेमेंट, और भी कुछ हमारे पास उधार होते हैं, इंटरेस्ट का होता है कुछ भी, तो वो भी पे करते हैं हम, तो सबको हटा देंगे तो हमारा पीडीआई निकल आएगा। आंसर इसका होगा बी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन? भारत का संविधान कब लागू किया गया था? बड़ा अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर शब्दों से खेला गया है। कुछ बच्चे यहाँ पर हड़बड़ी में अगर 26 नवंबर 1949 मारे हैं तो आपने गलत कर दिया है, आंसर होगा 26 जनवरी। देखिए पहले बताया था आपको, 3 इंपॉर्टेंट वर्ड था, एडॉप्टेड, इनेक्टेड और तीसरा शब्द है केम इनटू फोर्स। भारत का संविधान अडॉप्ट किया गया, अंगीकृत किया गया, उसको अपनाया गया था कितने तिथि को? 26 नवंबर को, पर उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। आंसर इसका होगा बी। ठीक है, तो प्लीज इस क्वेश्चन पे जल्दबाजी में अगर किसी ने गलती किया है तो फिर आपने बड़े वाला मिस्टेक कर लिया है, खैर कोई बात नहीं, एक आध हो जाता है पेपर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काट कर जलाने वाली कृषि जिसे आमतौर पर झूम कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर विच इज कॉल्ड एज द झूम कल्टीवेशन। तो झूम कल्टीवेशन ज्यादा करके कहां पर होता है? उत्तर पूर्वी राज्य में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में ये प्रचलित है खासकर। ठीक है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनके हिसाब से सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? ए, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में। क्लियर है, आंसर इसका होगा ए। अब आप बोलोगे कि नहीं सर वेस्ट यहाँ पर भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं, बुक से निकाल लेंगे, कई तो स्रोत निकाल लेंगे, बात अलग है, पर इसमें हमको बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकालना था, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, और ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी की किताब में ये लाइन लिखा हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फातिमा बीबी हु रिसेंटली पास्ड अवे, शी इज द इंडियाज फर्स्ट। ठीक है, तो फातिमा बीबी जिनका हाल ही में निधन हुआ, वह भारत की पहली महिला थी, किस चीज के लिए? वुमेन जज ऑफ, तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम न्यायाधीश। ठीक है ना, तो सर्वोच्च न्यायालय की वो प्रथम न्यायाधीश थी, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट, बहुत आसान सा क्वेश्चन, अगेन ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पढ़ने वालों को थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर देते हैं, है ना, जो पढ़कर काफ़ी कुछ जाते हैं, डिटेल्ड स्टडीज होती है, उनको थोड़ा सा इसमें डिसअपॉइंटमेंट लगता है, बट ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चन आने चाहिए एग्जाम में, तो आए थे, बट इसमें कुछ और बेहतर भी किया जा सकता है। खैर एनीवे, देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष डैश में शुरू किया गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन ईयर 1942, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को लॉन्च किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट? ठीक है, अब अगेन ये क्वेश्चन जिन्होंने डायरेक्टली पढ़ा था वो तो इसको करते, जिनको नहीं पढ़ा था इसको छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि पेपर में वैसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आपसे बन रहे थे, इसलिए यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहिए था।
इस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना चाहिए था अगर आपने इसको प्रॉपर नहीं पढ़ा था तो बात अलग है। ओके, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरण के में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द कैटालिटिक कन्वर्टर टू एलिमिनेट द पॉइजनस गैस? आंसर इज रोडियम। ठीक है, आंसर इज रोडियम। आंसर होगा इसका सी। अब जिन्होंने सोडियम और थोरियम लगाया है तो देखिए तुक्का नहीं लगाना चाहिए था, इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन। ग्रेफाइट एंड डायमंड आर बेसिकली मेड अप ऑफ आइटम्स ऑफ। ग्रेफाइट और डायमंड, ग्रेफाइट और हीरा मूलतः डैश के परमाणु से बने हुए हैं? आंसर होगा इसका कार्बन। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, आंसर होगा इसका बी, कार्बन। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये अगेन हिस्ट्री का क्वेश्चन, पता नहीं ये इस लेवल का क्वेश्चन था कि जिसे पढ़ते ही आप आंसर बता दिए होंगे। शासक राजवंश संगम, शुलुक, तुलुक किससे संबंधित हैं? द रूलिंग डायनेस्टी संगम, शुलुक एंड तुलुक आर एसोसिएटेड विद विजयनगर एम्पायर। तो इसका आंसर होगा सी, विजयनगर। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, जैन फिलॉसफी से ये संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो जैनों के ऊपर यहाँ पर प्रश्न आया है। जैन दर्शन से संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, तो देखते हैं कथन क्या बोलना चाह रहा हो। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या करना है, हमें सही कथन को देखना है। तो पहले देख लेते हैं फिर चलते हैं उसका। जैन दर्शन दो मुख्य सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थात अनेकांतवाद और शादवाद। ठीक है, तो पहला बोलता है कि इसमें दो मेन डॉक्ट्राइन है, अनेकांतवाद और शादवाद। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा बोलता है अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी के कई गुण होते हैं। वह स्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है गुण कहलाता है। द परमानेंट प्रॉपर्टी दैट कॉन्स्टिट्यूट द नेचर ऑफ थिंग इज कॉल्ड इज एट्रीब्यूटेड गुण। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर क्या है, सही है। आंसर इसका होगा, दोनों ही स्टेटमेंट सही होंगे। आंसर होगा इसका सी। पीएससी जब मॉडल आंसर देगा तो हम देखेंगे कि वो क्या परिवर्तन कर रहा है, कैसा है, फिर उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि ये क्वेश्चन के आंसर्स का जो मैंने बताया इसके सोर्स क्या है। ठीक है ना, हम बात करेंगे उसके ऊपर भी, पर अभी फिलहाल आप इसे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्पों को पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द राइट ऑप्शन। ठीक है ना, राइट ऑप्शन गिवन बिलो। ओके, क्वेश्चन में पहला लाइन बोलता है पृथ्वी की सतह परागनी विकिरण के रूप में ऊष्म को पुनः उत्सर्जित करती है। अर्थ सरफेस री एमिट। देखो हमारे अर्थ में जब रेडिएशन आता है सन का तो वो वापस यहाँ से री एमिट होता है। ठीक है, और री एमिट जब वापस होता है तो वो क्या होता है, इंफ्रारेड होता है, ना कि अल्ट्रा वायलेट होता है। इंफ्रारेड ही आता है, अल्ट्रा वायलेट तो पहले ही रुक जाते हैं। ठीक है, तो आंसर में पहला स्टेटमेंट में क्या लिख रखा है यहाँ पर, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जो कि एक स्टेटमेंट को गलत करता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये यहाँ से गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा बोलता है बादल और गैस आने वाले सौर विकिरण का लगभग 1/4 को प्रतिबंधित करते हैं। क्लाउड एंड गैसेस रिफ्लेक्ट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जिसको बोलते हैं एल्बिडो लॉस। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। आंसर होगा बी, ओनली द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, गरबा डांस वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। इट बिलोंग्स टू विच स्टेट। गरबा नृत्य जिसे यूनेस्को की मानवता के अमूर्त संस्कृति विरासत के रूप में शामिल किया गया है वो किस राज्य से संबंधित है? बहुत आसान क्वेश्चन, आंसर होगा गुजरात। ठीक है, सीधा भी पूछ सकते थे गुजरात के बारे में। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा, गुजरात। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ये बनना था सबको। इसके बाद नॉमिनल जीडीपी, नामजद जीडीपी क्या होते हैं? ठीक है, जो हम मार्केट प्राइस में निकालते हैं उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। आंसर होगा जीडीपी इवैल्यूएटेड एट द करंट मार्केट प्राइस। जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है, उसे ही नामजद या नॉमिनल जीडीपी बोला जाता है। आंसर होगा इसका बी फॉर बॉल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। उपराष्ट्रपति से संबंधित ये प्रश्न, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। देखते हैं, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला लाइन कि उपराष्ट्रपति के संबंध में हमको बताना है और इसमें पूछा है सत्य कौन सा है। ठीक है ना, ये दो चीजें यहाँ पर देख लिया। पहला बोलता है वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है। ही इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा बोलता है वह संसद के दोनों सदनों के सदस्य बने एक निर्वाचन मंडल के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं, ये भी क्या है, सही स्टेटमेंट है। ही इज इलेक्टेड बाय अ मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेजेस कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बोथ द स्टेटमेंट एंड ट्रू। आंसर इज सी फॉर कैट।
एक जगह पे पीएससी ने आपको देखना कैसे धोखा दिया है, शायद तक कुछ लोग फंसे होंगे उस धोखे में या कुछ लोगों ने उसको प्रॉपर पढ़ा होगा तो वो बच जाएंगे। ओके, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, ये बढ़िया अच्छा क्वेश्चन दिया गया। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस ऑन, ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा स्टार्टिंग डेट को देखा जाता है, ठीक है ना, तो ये चालू हुआ था कब? जनवरी में 1961 पे, ठीक है, तो जनवरी 1961 आंसर इसका, सॉरी 1761, 19 नहीं, जनवरी 1761 आंसर इसका होगा सी फॉर कैट। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 है ना, इसमें पूछा गया, देखिए, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प चुनें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ट्रांसलेशन में दिक्कत दिख रही है हिंदी और इंग्लिश में, इसके मैंने दो ऑप्शन यहाँ पर मार्क कर रखे हैं, बट मैं एक बताऊंगा कि उसमें से सही क्या होना चाहिए, ठीक है। मैंने दोनों ही ऑप्शन को यहाँ पर मार्क कर रखा होगा, जैसे आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया है, इसके ट्रांसलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखता है, इसलिए देखिए, पहला होता है पानी की बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों की उपस्थिति शैवाल की अत्यधिकता वृद्धि के कारण बनती है, जिसे शैवाल प्रस्तुफन कहा जाता है। The presence of large amount of nutrient in water is caused by the excessive growth of planktonic algae called as algal bloom। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट में थोड़ी सी समस्या है, क्या समस्या है देखते हैं। इंग्लिश में बोलता है एल्गल ब्लूम कॉजेस, ठीक है, वो करता है क्या? अब डिटोरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी, बिल्कुल, एंड फिश मोर्टेलिटी। अब यहाँ पर हिंदी में देखते हैं, अब इंग्लिश में बताया, अब हिंदी देखते हैं थोड़ा सा। शैवाल प्रस्तुफन पानी की गुणवत्ता और मछली मृत्यु दर, उसने क्या किया, एक शब्द बना दिया, दोनों को एक सिंगल स्टेटमेंट बना दिया, में गिरावट का कारण बनती है। तो अगर हिंदी और इंग्लिश में चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है, और यहाँ पर भी उसने एपोस्ट्रोफी या कॉमा लगाया नहीं है। अगर यहाँ पर केवल एक कॉमा लगता तो ये होता है कि दो चीज़ों की बात कर रहा है कि एल्गल ब्लूम के कारण जो जल है, जल की क्या होती है, क्वालिटी जो होती है वो कम होती है और मछली की मृत्यु होती है, तब तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता, ठीक है, तब तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता, पर वो कॉमा नहीं है। और हिंदी में इसको प्रॉपर है, अगर हिंदी देखेंगे तो क्या बोल रहा है, पानी की गुणवत्ता और मछली मृत्यु दर में गिरावट का कारण बनती है, ठीक है। तो पानी की गुणवत्ता तो गिरती है बिल्कुल, पर मछली की जो मृत्यु दर है वो तो बढ़ेगी ना, कम कैसे होगी एल्गल ब्लूम से, वो बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली ये स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। और वहां पर अगर देखेंगे उस हिसाब से तो स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है, बट स्टिल मैं बोलूँगा क्योंकि हिंदी को ज़्यादा माना जाता है, इसका आंसर ए होना चाहिए कि केवल पहला कथन सत्य है, दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर भी उसने कॉमन यूज़ किया है। तो अगर उस हिसाब से देखेंगे तो इसका मतलब है डेटोरिएशन, मतलब होता है गिरावट। तो क्या बोल रहा है, गिरावट होता है पानी की क्वालिटी में और मछली मृत्यु दर में भी। मैंने दोनों ही मार्क कर दिया है, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर ए लेना चाहिए पीएससी को, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं किया गया या उसको समझाया नहीं गया, दोनों का मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जा रहा है, ठीक है। पर इंग्लिश वाले डी भी लगाए होंगे तो आप उसको दावा पत्ती में ले जा सकते हैं, आपके लिए वो चीज़ें बन सकती है, ठीक है। ओके, पर हिंदी के हिसाब से इसका आंसर तो ए ही होना चाहिए। ओके, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब इस क्वेश्चन को मैं क्या बताऊं कि एनसीईआरटी के सीधे लाइन को उठा के डाल दिया गया है, पहला लाइन को डाल दिया गया है, ठीक है, बुक से, और बहुत बेसिक सा चीज है। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकते, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी किताब से उठा के दिया गया है, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चित रहें, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, इसको पढ़ने की भी मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, बोथ 1 और 2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय आधुनिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? Who was the first woman officer to be appointed as a Director General of CISF? ठीक है, आंसर है नीना सिंह, पर हिंदी में यहाँ पर नाम गलत दे रखा है, नैना सिंह, ठीक है। उनका नाम क्या है, नीना सिंह है, ना कि नैना सिंह, ठीक है। बट स्टिल अब पीएससी इसको कंसीडर कर रहा है, नहीं कर रहा है, पर यहाँ पर थोड़ा सा नाम पे मिस्टेक हुआ है, बट आंसर अभी हम लेके चलेंगे ए। इंग्लिश में ये सही नाम है, पर हिंदी के हिसाब से ये थोड़ा सा नैना सिंह, और लास्ट में एक ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो फिर इस बात पे चैलेंज हो सकता है कि इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, नैना सिंह लिखा हुआ है, तो हमने टिक किया था, नीना सिंह नहीं था, नैना सिंह। तो वैसा आप कर सकते हो क्लेम, बट यहाँ पर ट्रांसलेशन मिस्टेक
मिस्टेक हुआ है, जिसके का ट्रांसलेशन नहीं किया, स्पेलिंग ही नाम को गलत लिख दिया गया, तो फिर ये बहुत बड़ी चूक है पीएससी के द्वारा, जिसकी बात होती थी कि अब गलती नहीं होगी, बट ये गलतियां हैं। तो अब देखते हैं एग्जाम के बाद क्या होता है, बट ये गलतियां हैं तो इसको विलोपित करना चाहिए मेरे ख्याल से। बट अगर आप आंसर देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, नीनासिब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, बौद्ध दर्शन की विशेषताएं से संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द बुद्धिस्ट फिलॉसफी, फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी, बौद्ध दर्शन की विशेषताओं के ऊपर क्वेश्चन बोलता है। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। द सीट ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी इज ट्रेस्ड इन द टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध हिमसेल्फ। ठीक है, बुद्ध आए थे और उन्होंने अपनी शिक्षा दी थी और वहीं से हम लोगों ने इसको जाना। दूसरा स्टेटमेंट, बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्त के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया। बुद्ध ऑलवेज एम्फसाइज्ड ऑन लीडिंग द मोरल लाइफ फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन सफरिंग रेदर देन इंडल्जिंग इनटू द फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स। फिलोसफी के प्रॉब्लम में नहीं, जो सीधी समस्या है उससे जुड़ा रहे, और इसलिए इसका दोनों ही कथन सही है। आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, अच्छे से देखते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको एलिमिनेशन सिखाया था उससे भी क्वेश्चन बनता, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो सही कथन कौन कौन से देखते हैं। द ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे क्या है, मूंगे के द्वीप हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, पहले इसे लैकाडीवी, मिनिकॉय और अमेदीवी के नाम से जाना जाता था। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहले इसका नाम ये था, बाद में नाम चेंज कर दिया गया था। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट, आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द कोरामंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। कोरामंडल कोस्ट में नहीं है, ये मालाबार कोस्ट पे है, केरल के। ठीक है, उसके पास है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, रॉन्ग है। 1 and 2 सही है, इसलिए आंसर होगा बी, ओनली 1 and 2। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जापान ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता है। किस बैडमिंटन प्लेयर को यह अवार्ड मिला, तो उनका नाम था विक्टर एक्सेल्सन। और इन्होंने किसको हराया था, जोनाथन क्रिस्टी को हराया था 21-18, 21-7 से 2 सेट पे, ऐसे कुछ था उनका। ठीक है, आंसर क्या होगा, विक्टर एक्सेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अगेन ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली ज्योग्राफी एनसीईआरटी से उठा के पुट इन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे में स्थित है। देखो चलो, बुक में लिखा है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, पर उस हिसाब से भी अगर देखेंगे तो इसको कंसीडर वो करेगा, क्योंकि ऐसे ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं। सेकंड बोलता है, इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से बहुत कम वर्षा होती है। ये भी स्टेटमेंट वहां पर क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टली लिखा हुआ है एनसीईआरटी पे। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट, लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर ऑफ दिस रीजन। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, तो अगर ये 2 स्टेटमेंट सही है तो फर्स्ट स्टेटमेंट को वो सही ही कंसीडर करके आ रहा है, इसीलिए तो इसका आंसर वो क्या लेगा, डी लेगा, इनमें से सभी। अगेन एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ज्योग्राफी एनसीईआरटी। देखो पूरे क्वेश्चन वहीं से दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से जानवर में दूध उत्पादन बढ़ाने और सब्जियों जैसे कद्दू, तरबूज आदि का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स हैज बीन मिसयूज्ड इन फॉर इंक्रीजिंग इन मिल्क प्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड टू इंक्रीज द साइज ऑफ वेजिटेबल्स सच एज पंपकिन, वाटरमेलन एक्सेट्रा। आंसर होगा ऑक्सीटॉक्सिन, जिसको बोलते हैं लव हार्मोन। लव हार्मोन ऑक्सीटॉक्सिन, इससे ही क्या होता है, उपयोग में लाया जाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बनना चाहिए था सभी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, मध्य भारत के मीनार के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। बहुत अच्छा प्रश्न, एक टफ क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में छोड़ देना चाहिए था। ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक का नाम है इंडियन आर्ट जो किताब है उससे क्वेश्चन उठाया गया है। मैं डाल दूंगा आपके पास, उसको देख लेंगे। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को एकदम एग्जैक्टनेस से नहीं पता था तो छेड़ना नहीं था, इसे छोड़ना था। कुछ चीज़ों को छेड़ो, कुछ को छोड़ो, ये मैं बोलूँगा, छोड़ देना था अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता था तो।
और मुझे लगता है कि आप प्रिपरेशन जब कर रहे थे तो इस चीज़ को पर्टिकुलरली इस लाइन को पढ़े होंगे, बट स्टिल कुछ लोगों ने तुक्का मारा होगा और शायद उनके तुक्के भी सही होंगे, फिर भी देखते हैं। द कुतुब मीनार बिल्ट इन द 13th सेंचुरी इज 180 फीट, 180 फीट का नहीं है, ये लगभग 240 फीट का है। ठीक है, पहली बात तो ये बता दूं। तो पहला स्टेटमेंट कुतुब मीनार का जो दिया वो गलत दिया हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, मैंने लगभग 2040 बोला ना, फिर सब मत बोला सर 2040 नहीं 232 है, उसी के आसपास। ठीक है, ऐसा रहेंगे। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है चांद मीनार बिल्ड इन द 15th सेंचुरी इज 210 फीट हाइट टेपरिंग टावर डिवाइडेड इनटू द 4 स्टोरी। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, आंसर होगा बी, 2 ओनली। ठीक है, और मैं बता रहा हूं अगर किसी ने तुक्का मारा होगा तो बोथ मार्क पे आया होगा, ऐसे तुक्के एग्जाम में नहीं मारा होगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 46, नेशनल इनकम से रिलेटेड ये प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर बोलता है कि नेशनल इनकम इज, राष्ट्रीय आय क्या है, डैश, है ना। तो पहले थोड़ा सा चीज़ों को याद रखना कि इंडिया में जो नेशनल इनकम देखा जाता है वो किस पे निकालते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे निकाला जाता है। ठीक है, और फैक्टर कॉस्ट पे, इसलिए आप ये मत बोला कि नेशनल इनकम को किस पे पूछा गया है, फैक्टर कॉस्ट पे ही निकाला जाता है। और जब भी हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो हम मार्केट प्राइस की ही बात करेंगे और किसी के नहीं करेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसके कारण ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। अब ऑप्शन बी और सी में से अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिखा है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस, सो अगर इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर होगा माइनस और प्लस सब्सिडी। तो आंसर इसका क्या होगा, बी फॉर पॉल। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, देव प्रयाग के ऊपर बहुत बेसिक क्वेश्चन। देव प्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम है और उसके बाद वो क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। बहुत बेसिक क्वेश्चन, ठीक है ना। नंदाकिनी मंदाकिनी उसके ऊपर थे, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का मेल होगा, उसके बाद से वो गंगा कहलाएगी और उसी जगह को हम बोलते हैं देव प्रयाग। आंसर होगा ए, भागीरथी। ठीक है, इसके बाद आता है करंट अफेयर का एक क्वेश्चन, इसरो के चंद्रयान 3 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द चंद्रयान 3 ऑफ इसरो। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बोलता है चंद्रयान 3 एक छोर से दूसरे छोर पर सुरक्षित रूप से उतरना और चंद्रमा के तल पर घूमने के लिए क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए चंद्रयान 2 का अनुवर्ती था। चंद्रयान इज अ फॉलो अप मिशन, बिल्कुल, ऑफ चंद्रयान 2 टू डेमोन्स्ट्रेट एंड टू एंड कैपेबिलिटी इन सेफ लैंडिंग एंड रोवरिंग ऑन द लूनर सरफेस। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, न्यूज़पेपर से उठाया हुआ स्टेटमेंट, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। सेकंड, इसे प्रक्षेपास्त्र LVM-3 द्वारा भेजा गया, इट वॉज लॉन्च्ड बाय लॉन्च व्हीकल LVM-3। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। आंसर इसका होगा बोथ 1 and 2, सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, हिस्ट्री का एक प्रश्न। केंद्र सरकार ने अब इसकी घोषणा भी की। वैसे तो ये कहीं ना कहीं पहले अगर इतिहास की बात करें तो किससे संबंधित है, ये हमारे शेरशाह सूरी से संबंधित है, स्पेशल, ठीक है ना। और हर साल एक क्वेश्चन शेरशाह सूरी से आता है। मैंने कहा तो उसके रोड कंस्ट्रक्शन के आसपास थोड़ा सा ध्यान रखना जब रेगुलर क्लास वालों को, तो वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेडिवल इंडिया द टर्म सराइज रिफर टू, ठीक है ना। तो मेडिवल इंडिया में सराइज का अर्थ क्या होता है, तो वो क्या था, एक प्रकार का जो हाईवे होते हैं उसके किनारे एक रेस्ट हाउस बनाया जाता था जिसको बोलते थे सराइज। अ प्लेस मीन टू प्रोवाइड टेम्पररी accommodation to Indians and foreign travelers, pilgrims, merchant traders etc. ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। इसका आंसर होगा आपका सी। बाकी ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। 1948 डीवीसी कॉर्पोरेशन, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, तो ये पहले 50 क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर और इंडिया को मिलाकर बना था। जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए जो उसके आंसर्स लिए गए, बस एक उस क्वेश्चन को मैंने चेंज किया था, उसको ध्यान रखना। इन सभी का जो सोर्स होगा वो मैं आपको दे दूंगा। अगर किसी को भी दावा आपत्ति ऐसा कभी भी कोई परिस्थिति अगर क्रिएट होती है तो हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज आप इन आंसर्स को मार्क करिए और नीचे बताएंगे कि इन 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम जब एग्जाम से निकलते हैं हमें लगता है बहुत आसान पेपर है, संभावनाएं ये है कि हमारे सारे प्रश्न सही हो जाएंगे, बट देखो जब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं जानते तो गलतियां जो एग्जाम हॉल पे आपसे होती हैं, पेपर को हम एक नज़र पे अगर आसान बोल दें तो थोड़ा सा गलत होगा। आप समय लेंगे तो दिखेगा कि
यकीनी गलतियां हुई हैं इस पेपर में जनरल स्टूडेंट से भी। ठीक है, तो एक सामान्य व्यक्ति है जो कोई भी स्टूडेंट हो उससे ये गलतियां होंगी। अब देखो इसी में छत्तीसगढ़ के सेक्शन की अगर बात करें तो इंडिया सेक्शन कंपैरेटिवली बाकी सालों से आसान था, इसलिए पेपर हमारे को एक आसान लेवल पे लगने लगा। बट छत्तीसगढ़ सेक्शन उतना आसान नहीं था, छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन एक अच्छे लेवल पे ही थे, बहुत ज़्यादा ही आसान नहीं था, ठीक ठाक था, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको परेशान करते एग्जामिनेशन हॉल के ऊपर अगर आपने उसको बहुत गहराइयों से नहीं पढ़ा था। तो आई होप ये 50 क्वेश्चन आप पहले समझेंगे, करेंगे टिक, और उसके बाद के 50 क्वेश्चन मैं और दूंगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन सही, कितने गलत, और क्या एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। ये सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। आप एग्जाम से निकलेंगे और सबसे पहले अपनी चीज़ों को जांच करेंगे। कई लोग बोलते हैं कि आज मैं जांच नहीं करूंगा, कल नहीं करूँगा, ये सब मत करो, आप देख लो, है ना। आपको फर्स्ट डे ही देख लेना चाहिए, आपको पता रहनी चाहिए कि आपकी सच्चाई क्या है। ठीक है ना, ये पता होगा, फिर पीएससी का मॉडल आंसर जाएगा, उसे आप देख लेंगे। आपको एक्चुअली अपने आप को निर्धारित करना होगा कि मुझसे गलती अगर हुई है तो मैं एक्सेप्ट कर लूँ, मुझसे गलती नहीं हुई तो मुझे आगे के रास्ते को तय करना है। इसलिए दोनों चीज़ की क्लैरिटी आपके दिमाग में बहुत जल्दी बने ताकि एग्जाम के बाद आप आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि प्री हो गया तो आपकी जिंदगी और दुनिया ही खत्म हो गई, नहीं, ये तो शुरुआत था, केवल अंत नहीं था। ठीक है, याद रखना, ये सिर्फ शुरुआत है, ये अंत नहीं है। ये तो पेपर की शुरुआत है, अभी तो मेंस और इंटरव्यू तक जाना है। ठीक है, इसलिए शुरुआत में बहुत जल्दी निर्धारण करो क्योंकि मेंस और प्री के बीच में गैप कम होता है। तो आई होप आप सभी इस आंसर्स को चेक करेंगे और चेक करने के बाद जो भी आपका रिस्पॉन्स होगा वो मुझे बताएंगे। थैंक यू।